डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो देखिए, अभी के इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और 40 ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जो जारी किया गया था उसका सेट नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 4 और 2023 में ये 2023 में ये अपलोड किया गया था 2023 में। और अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट होगा दोस्तों, क्योंकि 40 सवाल बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के सवाल उठाए गए हैं। ठीक है, और हर एक टॉपिक से आपका 40 सवाल होगा यहाँ पे। तो चलिए सेट नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि कैसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, ये रहा हम लोग का क्लास 10th सेट नंबर 4 और कोडरमा डिस्ट्रिक्ट यानी प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर। ठीक है, और 40 ऑब्जेक्टिव है और 40 पूर्णांक भी था आपका। तो चलिए सेट नंबर 4 का हम लोग पहला सवाल देखने वाले हैं कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए। उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ पर रखा जाए कि क्या हो जाए कि समान साइज का प्रतिबिंब वास्तविक भी हो और समान साइज का भी हो। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है आपका, ये होता है फोकस दूरी के दुगने यानी कि 2f पर अगर रखेंगे 2f पर, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा वास्तविक और समान साइज का यानी बिंब के समान साइज का। ठीक है, तो फोकस की दुगनी पर पहला आंसर। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस या प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। तो 2 का हो जाएगा सी। तीसरा क्वेश्चन है कि दाढ़ी यानी हजामत बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वो होता है दोस्तों अवतल दर्पण। ठीक है, 3 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चौथा, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, और अगर उत्तल लेंस का पूछा जाए तो हमेशा क्या होती है, धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, इसलिए 4 का आंसर होगा ए। पांचवा क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जब वस्तु कहाँ रहता है। अवतल दर्पण बोला है, ठीक है, तो अवतल दर्पण क्या होता है कि उसका धसा होता है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, धसा होता है। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के अगर पीछे बनाना है यानी कि दर्पण के इस साइड बनाना है, इस साइड। ठीक है, तो दर्पण के पीछे बनेगा, कब बनेगा, तो वस्तु दोस्तों जब P और F के बीच होगा। ठीक है, P और F के बीच। 5 का सी आंसर बिल्कुल करेक्ट। आगे छठा देखेंगे, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख के रंगीन भाग को परितारिका या आइरिस कहा जाता है, परितारिका या आइरिस। सातवां क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो दूर बिंदु होता है अनंत, और अगर निकट बिंदु पूछा जाए तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। आठवां सवाल है, प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो सूर्योदय में होता है 2 मिनट का और सूर्यास्त में भी होता है 2 मिनट का, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 4 मिनट। तो 8 का हो जाएगा बी। आगे 9वां नंबर सवाल है, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं। तो दृष्टि दोष मुख्यतः जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से दूर करते हैं, दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से, और जरा दूर दृष्टिता को दूर करते हैं दोस्तों बायोफोकल लेंस से। आगे है 10वां कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट जब इसे 110 वोल्ट प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति, ठीक है, उपभुक्त शक्ति चाहिए। तो उपभुक्त शक्ति जो होगा दोस्तों वो 25 वाट होगा। 10 का हो जाएगा डी, 25 वाट। ठीक है, आगे आगे बात करेंगे, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में होते हैं दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं है, सारा ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा। आगे चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का देखिए, जैसे चुंबक का ये ध्रुव होगा तो कुछ कुछ चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे करके कुछ चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो पूछा जा रहा है वही कि चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल कहाँ पर होता है, तो चुंबक के ध्रुव पर होता है। यानी कि अगर मान के चलिए नॉर्थ पोल हो, साउथ पोल हो, तो यहाँ पर चुंबक का ध्रुव में जो होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा अधिक प्रबल होगा चुंबक के ध्रुव पर। नेक्स्ट है 13वां कि उपयोगी पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवनों का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए। ये सवाल पहले भी रिपीट हो चुका है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा के आवर से चलनी चाहिए। आगे अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षारक जब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नगण्य कर देते हैं यानी उदासीन कर देते हैं। आगे 15वां नंबर है कि शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट कंपोस्ट बनना
किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों वो होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट है BaL2, बेरियम, BaL2 और फिर Na2SO4, फिर BaSO4 और 2Na, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप देख सकते हैं कि Ba के साथ SO4 जुड़ा हुआ है, यहाँ वाला, ठीक है, और आपका जो L है यानी Al है, यानी L है, लिथियम जो है वो आपका Na के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप देखिए आयनों का यहाँ पर आदान प्रदान हुआ है, और जब भी दो किसी समीकरण में यानी कि अभिकारक और उत्पाद के बीच अगर आयनों का आदान प्रदान हो तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब भी होती है तो अम्ल, लवण भी और जल दोनों भी प्राप्त होता है, इससे दोनों हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया, ठीक है, HCl प्लस NaOH अगर ये ले लेते हैं तो इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो बनेगा NaCl लवण, और इसके बाद बनेगा H2O, ठीक है, और इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो सी होगा। आगे 18वां क्वेश्चन है कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10 और 14, इनमें से कौन सा पदार्थ अम्ल है? तो अम्ल वो होता है जो 7 से कम होता है जिसका pH मान, तो 7 से कम यहाँ किसका है, 2 का है, यानी कि ए नंबर, तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 19वां पूछा एंटासिड का उदाहरण है। तो एंटासिड का उदाहरण क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी होता है और बेकिंग सोडा भी होता है, यानी कि दोनों हो जाएगा, सी 19 का सी। 20वां कौन सा पदार्थ क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? देखिए विरंजक चूर्ण यानी कि CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कौन करता है, तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब क्लोरीन से अभिक्रिया कर जाता है ये तो विरंजक चूर्ण बनाता है। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड के क्या उदाहरण है? तो उभयधर्मी के ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं Al2O3। आगे कांसा मिश्र धातु है किसका? तो कांसा आपका कॉपर और टीन का है, ठीक है, यानी कि Cu और Sn। नेक्स्ट है चाकू से काटे जाने वाला सकने वाली धातु। तो देखिए चाकू से सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सभी काटे जाते हैं, यानी कि इनमें से सभी होगा। आगे 24वां पूछा गया इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है? 2, 8, 7, देखिए 2, 8, 10 और 7, 17, 17 किसका होता है, क्लोरीन का, तो क्लोरीन होगा आंसर। आगे पूछा है 25वां कि इनमें कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए बोला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध और त्रिबंध होते हैं, बिल्कुल सही बात बोला है। फिर मीथेन असंतृप्त, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी गलत है दोस्तों थोड़ा सा। फिर पूछा है एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, सही है ये, और एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, यही देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डी नंबर का ऑप्शन है ये बिल्कुल यहाँ पर गलत लग रहा है, असत्य, ठीक है, यानी कि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, +2 नहीं, इसलिए डी नंबर आंसर यहाँ पर सही होगा। आगे बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है, C6 और H6। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तत्व उपधातु नहीं है? देखिए बोरान भी उपधातु है, सिलिकॉन भी उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है, हाइड्रोजन यहाँ पर उपधातु नहीं है, बल्कि हाइड्रोजन क्या है, एक अधातु है। आगे बोला है 28वां कि पाइरुवेट के विखंडन से CO2 H2O तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो देखिए CO2 H2O और ऊर्जा देती है, यह क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। नेक्स्ट पूछा गया पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में जो पत्ता होती है, पत्ते में छिद्र होती है, ठीक है, जिससे स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं, और इसी से क्या होता है, इसी से आपका होता है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्टिक दरार या सिनेप्स कहा जाता है। आगे फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उतर रहा है? तो फल को पकाने के लिए होता है एथिलीन, फल को पकाने के लिए एथिलीन होता है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो मलेरिया परजीवी का नाम जो होता है प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। आगे है कि निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं यानी कि नर जनन तंत्र का। तो देखिए दिया अंडाशय, दिया आपका अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। आपका शुक्रवाहिका जो होगा वही होगा आपका क्या, नर जनन तंत्र, यानी मादा जनन का भाग का नहीं होगा। नेक्स्ट है 35वां कि मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के युग्म, देखिए युग्म बोला है इसलिए यहाँ पे 23 आंसर होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट बोला था कि कितने पाए जाते हैं तो 46 होता है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और यहाँ पे 23 जोड़ा पाया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर सी होगा। आगे 36वां है कि मानव की स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो XX होता है दोस्तों, स्त्री में XX होता है और पुरुष में XY होता है। आगे निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय, ठीक है। तो जैव अनिम्नीकरणीय यहाँ पर कौन है? तो आपका हो जाएगा DDT। जैव अनिम्नीकरण किसको बोलते हैं? तो जो यानी कि आपका डिकम्पोज ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं
जैव अनिलीकरणीय। नेक्स्ट 38वां नंबर, पेड़ पौधे जंतु तथा सूक्ष्मजीव पर्यावरण के कैसे घटक हैं? तो पर्यावरण के वह जैविक घटक होते हैं। आगे है 39वां, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत दिया है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आपका पवन ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत स्रोत। नेक्स्ट बात करेंगे 40वां कि कुल जल संचयन की पुरानी विधि है, यह निम्नांकित किस प्रदेश में पाई जाती है? कुल्ह, ठीक है, कुल्ह जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार से आप आज देख सकते हैं हम लोग सेट नंबर 4 को कंप्लीट कर लिए दोस्तों, और बहुत ही अच्छे सवाल यहाँ पर दिए गए थे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होगा, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट हूबहू यहाँ से भी सवाल छापा जा सकता है, ठीक है। और देखिए 30 ऑब्जेक्टिव है, 30 में से 30 अगर आप लाते हैं तो आपका राह जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। बाकी 20 तो आपको स्कूल से मिलेगा ही, लगभग 20, 18, 17 जो भी है 19 मिलेगा। बाकी सब्जेक्टिव आपका, मैं सब्जेक्टिव सारे सवाल में करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर किया कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए ताकि सभी के पास अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।